आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का विजय एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत। मोस्ट वेलकम है प्यारे बच्चों। तो अपने राजस्थान लैब असिस्टेंट वैकेंसी का जो 2019 में पेपर हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, फर्स्ट शिफ्ट के दौरान, उसका डिटेल में अपन लोगों ने प्रथम वीडियो में डिस्कशन कर लिया था। कुछ क्वेश्चन अपन लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किए थे। अब बच गए जो क्वेश्चन है आज की इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। और जिस तरह से अपन लोगों ने पिछले वीडियो में प्रत्येक क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ा, किस तरह से कौन से टॉपिक से पूछ रहा है, और प्यारे विद्यार्थियों इनके ऑप्शन उसने किस तरह से दिए थे, ऑप्शन को काटते हुए आसपास की थ्योरी को कोरिलेट करते हुए अपन लोगों ने उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन किया और ये समझने का प्रयास किया कि एक्चुअल में इस कर्मचारी बोर्ड का क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड क्या है। इसी प्रकार की अपन लोग जो अप्रोच इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कशन करने के लिए लेंगे और ठीक उसी तरह से प्रत्येक क्वेश्चन को समझेंगे और बच्चों जो है आराम से डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे। जितना टाइम पिछले वीडियो में लगा था, अप्रोक्स बच्चों यही टाइम इसमें लगेगा, क्योंकि आधे क्वेश्चन अपन लोगों डिस्कशन कर लिए थे। तो मैं आज की क्लास प्यारे बच्चों डिस्कशन करता हूं। ये रहा बच्चों अपने पास आज का ये पहला क्वेश्चन। द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस इज, कि सबसे प्रबल संयुग्मी क्षार कौन सा है। अब प्यारे विद्यार्थियों, आयोनिक इक्विलिब्रियम का ये क्वेश्चन है, या आप लोग इसको जीओसी का समझे या आयोनिक इक्विलिब्रियम का समझे। मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। किसी भी एसिड को जब मैं H प्लस त्यागता हूं तो वो बच्चों उस एनायन में कन्वर्ट हो जाता है और बनने वाले एनायन को मैं क्या कहता हूं सर, बनने वाले एनायन को आप लोग कहते हैं क्षयुग्मी क्षार या कॉन्जुगेट बेस। एसिड ने क्या किया सर, एसिड ने H प्लस त्यागा। उस एसिड के H प्लस त्यागने से कोरेस्पोंडिंग जो मेरी स्पीसीज बनी है प्यारे बच्चों, वो होती है सर कॉन्जुगेट बेस या क्षयुग्मी क्षार। अब सर एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि एसिड का जितना ज्यादा एसिडिक होगा वो, या एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, उसके कोरेस्पोंडिंग बनने वाला कॉन्जुगेट बेस है, उसकी प्यारे विद्यार्थियों एसिडिटी उतनी ही कम रहेगी, या फिर मैं यूं कहूं कि उसकी बच्चों क्षारकता बहुत ज्यादा रहेगी। ये होता है प्यारे विद्यार्थियों मेरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके सर। तो बच्चों मैंने अभी आपसे कॉन्सेप्ट ये डिस्कशन किया था कि किसी भी कोरेस्पोंडिंग एसिड का बनने वाला मेरा कॉन्जुगेट बेस है, वो उतना ही कम एसिडिक होता है। कम एसिडिक हुआ और बच्चों उसकी जो बेसिक नेचर है उतनी ज्यादा हो जाएगी। या फिर मैं यूं कहूं कि एसिड के कोरेस्पोंडिंग H प्लस निकालने के बाद बनने वाला मेरा कॉन्जुगेट बेस होता है, उसकी एसिडिक नेचर उतनी कम और कोरेस्पोंडिंग बच्चों बेसिसिटी ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि अपन को पता है किसी की भी एसिड और बेसिसिटी कॉन्सेप्ट मेरा जस्ट रिवर्स होता है, उल्टा होता है। मैं इसके कोरेस्पोंडिंग बच्चों यदि एसिड का लिखने का प्रयास करूं तो NO3 माइनस क्या रहा होगा सर, HNO3 रहा होगा। HCl क्या रहेगा सर, Cl माइनस HCl और H2SO4, और ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों CH3C डबल बॉन्ड OH। इनकी यदि मैं बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं, किसकी सर, एसिडिक नेचर की बात करूं, तो सबसे ज्यादा एसिड कौन सा होगा सर, सबसे ज्यादा HCl, फिर प्यारे विद्यार्थियों H2SO4, फिर हो जाएगा अपने पास HNO3 और सबसे लास्ट रह जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। तो यही तो मैं कॉन्सेप्ट कह रहा हूं कि एसिडिक जितना जितना प्यारे विद्यार्थियों मेरा एसिड स्ट्रॉन्ग रहेगा, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, उसके कोरेस्पोंडिंग बनने वाला कॉन्जुगेट बेस उतना बच्चों कॉन्जुगेट बेस जो मेरा बनेगा उसकी एसिडिक नेचर उतनी ही कम होगी, उतनी ही कम। ठीक है, इस कॉन्जुगेट बेस की एसिडिक नेचर उतनी कम रहेगी और प्यारे विद्यार्थियों उसकी बेसिक नेचर जो है वो उतनी ही ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा है। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना कि एसिड के कोरेस्पोंडिंग बनने वाला मेरा जो कॉन्जुगेट बेस बना है प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला कॉन्जुगेट बेस कौन कौन से सर, इसके कोरेस्पोंडिंग बनेगा बच्चों NO3 माइनस, और यहां पर बन जाएगा Cl माइनस, ये बन जाएगा सर SO4-2, और फिर ये बन जाएगा CH3CO माइनस। जो ऑर्डर बच्चों इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का था उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा बच्चों किसका सर, कॉन्जुगेट बेस का। या फिर मैं यूं कहूं कि स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड के कोरेस्पोंडिंग बनने वाला मेरा बेस तो उतना ही कम एसिडिक होगा और उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा रहेगी। तो इसमें सबसे कम एसिडिक कौन सा है सर, सबसे कम एसिडिक है CH3C डबल बॉन्ड OH। तो इसके कोरेस्पोंडिंग बनने वाला कॉन्जुगेट बेस होगा ना बच्चों, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा।
ठीक है, ओके सर। स्ट्रॉन्ग एसिड के कोरस्पॉन्डिंग बनने वाला कॉन्जुगेट बेस बच्चों उतना ही ज्यादा बेसिक रहता है। तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं एक और कॉन्सेप्ट कि स्ट्रॉन्ग एसिड उसका कोरस्पॉन्डिंग बनने वाला कॉन्जुगेट बेस की बच्चों बेसिक नेचर जो है वो उतनी ही ज्यादा होगी। तो वीक एसिड कौन सा था सर, CH3COH, तो उसका बनने वाला कोरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस मोर बेसिक होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। तो यदि आप लोगों से इसकी कॉन्जुगेट बेस की, अब तो इसने बेसिक नेचर पूछी तो सबसे वीक वाला एसिड देख लेना, और सबसे कम एसिड बेसिक नेचर पूछता तो स्ट्रॉन्ग एसिड देख लेना था, उसका आंसर हो जाता Cl नेगेटिव। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, द सोल्यूबिलिटी ऑफ AgI इन NaI सॉल्यूशन इज लेस देन दैट इन प्योर वाटर बिकॉज कि AgI की विलेयता NaI के विलयन में बच्चों शुद्ध जल से कम होती है, इसका मुख्य कारण क्या है। अब अपन को पता है कि किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड को मैं यदि वीक एसिड में डाल दूं या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाल दिया जाए तो बच्चों उनमें क्या रहेगा सर, उनमें सबसे पहले एक तो कॉमन आयन होगा, और वो कॉमन आयन उस वीक वाले कॉमन आयन में ऐड होकर के रिएक्शन को बच्चों बैकवर्ड शिफ्ट कर देगा। यदि मैं बात आपसे एग्जांपल की करूं तो CH3C डबल बॉन्ड OH है, मतलब क्या है सर, एसिटिक एसिड। वो कैसे डिसोसिएट होगा सर, वो होगा CH3C डबल बॉन्ड O माइनस और H प्लस में। और यदि इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में, क्योंकि ये मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें मैंने ऐड कर दिया प्यारे विद्यार्थियों HCl, जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जो पूर्णतया वियोजित होता है H प्लस में और Cl माइनस में। अब ये H प्लस जो है बच्चों वो मेरा उस वीक वाले में ऐड हो जाएगा और बच्चों रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट कर देगा। ठीक यही कॉन्सेप्ट आप लोगों को कहां लगाना है सर, AgI और NaI में लगाना है। अब AgI वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो Ag प्लस और I माइनस में बच्चों कम डिसोसिएट होगा। अब उसको मैंने जैसे ही NaI डाल दिया बच्चों, तो NaI मेरा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहता है और Na प्लस और I माइनस में पूर्णतया डिसोसिएट हो जाएगा। और यहाँ पर जो मेरा वियोजित होने वाला I माइनस है उसकी सांद्रता ज्यादा रहेगी, और ये फटाक से प्यारे विद्यार्थियों उस I माइनस की सांद्रता को कम कर देगा और प्यारे विद्यार्थियों रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट करवा देगा। कैसे, ऐसे समझते हैं कि सबसे पहले AgI है मेरा, ये AgI बच्चों Ag प्लस में और I माइनस में मेरा डिसोसिएट हो गया पार्शियली। अब जैसे ही मैंने NaI की बात की तो ये बच्चों Na प्लस है और सर ये I माइनस है, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और रिएक्शन को बच्चों इधर मेरी बैकवर्ड चली जाएगी, इसलिए बच्चों इसका डिसोसिएशन कम हो जाएगा। इसका प्यारे विद्यार्थियों मेरा क्या रहेगा सर, डिसोसिएशन कम हो जाएगा। इसीलिए स्टूडेंट्स ये जो NaI जो है ना AgI, वो NaI में कम घुलता है एज कंपेयर टू वाटर, क्योंकि NaI अपना एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो प्यारे विद्यार्थियों इस I की कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा। इस I की कंसंट्रेशन को बढ़ा करके इस रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट कर देगा। मतलब क्या है कि AgI को ही रहने देगा, इसको फर्दर डिसोसिएट नहीं करने देगा। तो ये किसकी वजह से हुआ सर, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर था I माइनस। इस I माइनस ने इस I की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया और रिएक्शन को सर बैकवर्ड जो है शिफ्ट कर दिया, मतलब AgI का डिसोसिएशन कम हो गया, मतलब उसकी घुलनशीलता NaI में कम हुई। तो इसके पीछे का रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन है सर, I माइनस। तो I माइनस यहाँ किसकी तरह व्यवहार कर रहा है सर, कॉमन आयन की भांति व्यवहार कर रहा है, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। कि कॉमन आयन प्रभाव के कारण या समान प्रभाव के कारण, मतलब क्या है आयन कॉमन था, कौन सा आयन कॉमन था सर, I माइनस था, जो एक Ni में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है पूर्णतया वियोजित हो गया, और उस पूर्णतया वियोजित I माइनस ने इस NaI वाले I की कंसंट्रेशन को बढ़ा के रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट करवाया। बैकवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या है कि इसका डिसोसिएशन या वियोजन कम रहेगा, और जब वियोजन कम हुआ तो ऑटोमेटिकली इसकी विलेयता कम हो जाएगी NaI में, लेकिन वाटर में इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, वाटर में पूर्णतया वियोजित हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा सर, सम आयन प्रभाव के कारण इसकी विलेयता NaI में कम होती है। कैसे सम आयन प्रभाव कार्य करता है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस अपन लोग इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे, आयोनिक इक्विलिब्रियम डिटेल से समझें। अगला क्वेश्चन है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बफर, कि निम्नलिखित में से कौन सा बफर की भांति व्यवहार करता है। अब सबसे पहले बफर को समझते हैं, एक्चुअल बफर है क्या। तो बफर बच्चों वह सॉल्यूशन रहता है जो बच्चों उसमें स्मॉल मात्रा में H प्लस या OH माइनस की सांद्रता या थोड़ी मात्रा में क्षार और अम्ल ऐड करने पर उसकी पीएच में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो, उसको बच्चों बफर कहते हैं। मतलब क्या, वो सॉल्यूशन जो अपनी खुद की पीएच को चेंज करने का रजिस्ट करे या उसका विरोध करें, उसको कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों बफर सॉल्यूशन। अब बफर सॉल्यूशन का निर्माण कौन करता है
सर बफर सॉल्यूशन का निर्माण करता है वीक एसिड या वीक बेस। वीक एसिड के कोरेस्पॉन्डिंग उसका कॉन्जुगेट बेस और इस साथ कौन रहेगा सर स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट रहेगा। उसी तरह से अपने पास वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट का कॉन्जुगेट बेस और साथ में आ जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो कौन रहेगा अपने पास बफर में? तो बफर में सर मेरे पास दो कैटेगरी होती है। पहला अपने पास एसिडिक बफर। इस एसिडिक बफर में प्यारे विद्यार्थियों मेरा एक तो रहेगा वीक एसिड, ठीक है, प्लस रहेगा बच्चों अपने पास सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। इसी एसिड का सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। ठीक है, वीक एसिड और साथ में बच्चों क्या होगा सर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। कैसे सर? वीक एसिड अपने पास है CH3COH, साथ में इसी का ही सॉल्ट। कैसे सर? CH3COO माइनस और Na प्लस। Na प्लस कहां से आया सर? स्ट्रॉन्ग बेस से आया। और CH3CO माइनस कहां से आया सर? वीक एसिड से आया। यही वीक एसिड होना चाहिए। ये बच्चों बफर है मेरा एसिडिक बफर। अब दूसरे बफर की बात करूं तो कौन सा बफर होगा सर? मेरा बेसिक बफर हो जाएगा। अब इस बेसिक बफर के अपने पास कंडीशन क्या है सर? बेसिक बफर की अपने पास कंडीशन होती है प्यारे विद्यार्थियों वीक बेस। ठीक है, इस तरह जहां पर वीक एसिड था अब की बार वीक बेस होगा, प्लस हो जाएगा बच्चों सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का और वीक बेस का सॉल्ट रहना चाहिए। कैसे सर? ये हो जाएगा अपने पास NH4OH, तो अपने पास वीक बेस और इसका कोरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट NH4Cl। ये कहां से आया? ये आ गया सर वीक बेस से और Cl माइनस आ गया स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों मेरा बेसिक बफर और एसिडिक बफर होता है। ठीक है, और एक और कॉन्सेप्ट ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कभी भी प्यारे विद्यार्थियों बफर सॉल्यूशन का निर्माण नहीं करते। एक और कॉन्सेप्ट ये है मेरा पास स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस नेवर फॉर्म बफर सॉल्यूशन, नेवर फॉर्म बफर सॉल्यूशन की बफर सॉल्यूशन का निर्माण ये नहीं करते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा सर? HCl हो गया, H2SO4 हो गए मेरे पास, या HNO3 हो गया। ठीक है, ओके सर। और स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से वे सर? स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा मेरे पास NaOH हो गया प्यारे विद्यार्थियों, KOH हो गया, या फिर मैं यूं कहूं LiOH। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कभी भी बफर सॉल्यूशन का निर्माण नहीं करते। हमेशा बच्चों वीक एसिड होगा, उसका सॉल्ट किसके साथ सर? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। और यहाँ पर वीक बेस होगा, इस उसी का स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होगा और साथ में बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ये बच्चों एग्जांपल है। अब अपन लोग यहाँ पर समझते हैं कौन सा एक्चुअल में बफर की तरह व्यवहार करेगा। क्या HCl प्लस NaCl निर्माण करेंगे? नहीं सर, क्योंकि ये बच्चों क्या है सर? ये है मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। NaOH बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये सर मेरा स्ट्रॉन्ग बेस है। ये भी नहीं बनाएगा। KOH नहीं बनाएगा, क्योंकि ये बच्चों मेरा स्ट्रॉन्ग बेस है। NH4OH और प्लस NH4Cl जो है निर्माण कर देगा। ये रहा बच्चों NH4OH और NH4Cl। क्यों हुआ? क्योंकि सर ये वीक बेस था। डी ऑप्शन बच्चों इसका एब्सोल्युटली करेक्ट रहेगा। बफर को मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझा दिया है। अगला क्वेश्चन अपने पास प्यारे विद्यार्थियों ये रहा कि गैसियस इक्वेशन PV इक्वल टू NRT इज ओबेड बाय। गैस समीकरण मेरा PV इक्वल टू NRT का अनुसरण किसके द्वारा किया जाता है? तो बच्चों यहाँ पर ये दोनों आएंगे, एक समतापीय प्रक्रम भी आएगा और एक रुद्धस्व प्रक्रम भी आएगा। समतापीय प्रक्रम क्यों आया सर? समतापीय प्रक्रम इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर सर मेरा टेम्परेचर जो है बच्चों वो कांस्टेंट है, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो बच्चों अपन को पता है कि P व्युत्क्रमानुपाती होता है वॉल्यूम के। और यहाँ पर बच्चों मेरा गैस लॉ फॉलो किया जाता है, गैस लॉ ओबे किया जाता है। ठीक है, इस तरह से अपन लोग लिख सकते हैं कि गैस लॉ जो है प्यारे विद्यार्थियों इसका पालन होता है। अब रुद्धस्व प्रक्रम क्या रहता है? यहाँ एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है सर? वो प्रोसेस जहां पर डेल्टा क्यू जो है मतलब हीट एक्सचेंज जो है वो सर जीरो होती है। क्या रहे? डेल्टा क्यू बराबर जीरो मतलब हीट एक्सचेंज नहीं होती है। और जब हीट एक्सचेंज नहीं हुई, हीट एक्सचेंज जीरो रहती है। और जब बच्चों सिस्टम और सराउंडिंग के मध्य हीट एक्सचेंज हुई नहीं बच्चों, तो वहां पर टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। इसीलिए बच्चों ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड अप होने के कारण मैं ये कह सकता हूं कि PV इक्वल टू NRT दोनों ही प्रोसेस के लिए अवेलेबल है। किसके लिए सर? समतापी के लिए और बच्चों रुद्धस्व प्रक्रम के लिए। और ये दोनों ही प्रोसेस वाली गैसें जो है बच्चों वो सर PV इक्वल टू NRT को फॉलो करेगी। और जहां सर प्रेशर जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है वॉल्यूम के,
और अपन लोग बच्चों एक ग्राफ भी पढ़ते हैं, किस किस के मध्य ग्राफ सर? ग्राफ होता है बच्चों पी और वॉल्यूम के मध्य, और इस तरह से ये बच्चों ग्राफ फॉलो किए जाते हैं, ऐसे बच्चों ग्राफ फॉलो होते हैं। ये किसका रहता है सर? ये तो रहता है मेरे पास आइसोथर्मल का, ये होता है बच्चों अपने पास आइसोथर्मल का, और प्यारे विद्यार्थियों ये वाला कर्व रहता है अपने पास एडियाबेटिक का। ठीक है, इसीलिए दोनों ही बच्चों जो है प्रोसेस ये आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, इसीलिए बच्चों इसका ऑप्शन सही हो जाएगा अपने पास सी, ए और बी दोनों। और जब बच्चों गैसेस स्टेट वाला चैप्टर पढ़ेंगे और इसको अच्छे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अगला क्वेश्चन है अपने पास ये रहा, हाइड्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन को द्रवित करना आसान है क्योंकि इट इज इजियर टू लिक्विफाई ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन बिकॉज। अब बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया इसने अपने गैसियस चैप्टर के लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। मतलब क्या है कि मुझे गैस को लिक्विफाई करना है, मतलब द्रवित करना है, इस गैस को गैस अवस्था से लिक्विड स्टेट में ले जाना है। तो बच्चों अपन को क्या करना पड़ता है सर? उसका टेम्परेचर कम कीजिए और सर उसका प्रेशर बढ़ाइए। टेम्परेचर कम किया तो गैस के मॉलिक्यूल बच्चों पास पास आएंगे और बच्चों लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और यदि मैंने उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया तो भी गैस के मॉलिक्यूल पास आकर के लिक्विड स्टेट में बच्चों कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लिख सकता हूँ कि सर मुझे जब गैस को इस लिक्विड में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा सर? यहाँ पर करना पड़ेगा इस टेम्परेचर को तो डिक्रीज, और प्यारे विद्यार्थियों इस प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। अब अपन को बताया कि जब टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा हूं, प्रेशर को बढ़ा रहा हूं, तो ये ऑटोमेटिकली किसका काम हो गया सर? इस ए की वैल्यू को बढ़ा दीजिए, ए की वैल्यू को बढ़ा दीजिए, और सर बी की वैल्यू को डिक्रीज कर दीजिए। अब मैंने ए और बी बच्चों इस टर्म को प्रयोग में क्यों लाया? इसीलिए लाया प्यारे विद्यार्थियों कि बच्चों जो लिक्विफिकेशन होता है ना, वो केवल और केवल रियल गैस का ही हो सकता है। ध्यान से सुनना, गैसों का द्रवीकरण में बच्चों केवल और केवल रियल गैस का या वास्तविक गैसों का होता है, या फिर मैं यूं कहूं कि वांडरवाल गैस का रहता है। आइडियल गैस का या अपन कह सकते हैं कि आदर्श गैस का कभी भी लिक्विफिकेशन नहीं होता। इसीलिए नहीं होता क्योंकि आइडियल गैस के जब अपन लोग थ्योरी पढ़ते हैं तो वहां पर एक वर्ड स्पेशली मेंशन किया जाता है कि इसके अणु में किसी भी प्रकार का न तो आकर्षण बल पाया जाता है, न ही प्रतिकर्षण बल पाया जाता है। या फिर मैं यूं कहूं कि ना तो ए कोफिशिएंट होता है और ना ही बी कोफिशिएंट रहता है, और जब उसके मध्य ए है नहीं बी है प्यारे विद्यार्थियों, तो उसका बच्चों नया तो लिक्विफिकेशन संभव नहीं होता है। और जब मुझे पता है कि ए और बी पहली बार रियल गैस में इंट्रोड्यूस हुए, इसीलिए बच्चों रियल गैस का लिक्विफिकेशन हो सकता है। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं कि सर रियल गैस जो है, रियल गैस का बच्चों लिक्विफिकेशन पॉसिबल है। रियल गैस का लिक्विफिकेशन क्या है बच्चों? सर पॉसिबल है या बच्चों संभव है। ठीक है, इस तरह से कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। और प्यारे विद्यार्थियों ये कॉन्सेप्ट ये भी है कि अपना लिक्विफिकेशन होता है बच्चों, द्रवीकरण जो रहता है ना स्टूडेंट्स, वो सर द्रवीकरण या लिक्विफिकेशन समानुपाती होता है ए के, व्युत्क्रमानुपाती होता है बी के। ठीक है, और यहां पर इसने दो टेम्परेचर का जिक्र किया, एक क्रिटिकल टेम्परेचर और एक इन्वर्जन टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर वह तापमान है जिसके बच्चों नीचे जो है वो गैसों को प्यारे विद्यार्थियों लिक्विफाई किया जाता है। टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई, उस टेम्परेचर को कहते हैं बच्चों टीसी। तो मुझे किसी भी गैस को यदि लिक्विफाई करना है तो प्यारे विद्यार्थियों उस टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। कहां तक सर? टीसी तक, क्रांतिक ताप तक। अब दूसरा इन्वर्जन टेम्परेचर, टेम्परेचर जिसके इन्वर्जन मतलब व्यवहार बदल गया है, एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस का व्यवहार अलग रहेगा और जिसके नीचे गैस का व्यवहार अलग होगा। अब क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे तो गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से इन्वर्जन टेम्परेचर वह तापमान जिसके नीचे तापमान वाली गैसों को प्यारे विद्यार्थियों आसानी के साथ लिक्विफाई किया जा सकता है। लेकिन टेम्परेचर को यदि मैंने इन्वर्जन टेम्परेचर या टीआई से जस्ट बढ़ा दिया तो गैस बच्चों कभी भी लिक्विफाई नहीं होगी, याद रखना। क्योंकि अपन को पता है कि टीसी का फॉर्मूला क्या है सर? टीसी इक्वल टू अपने पास फॉर्मूला रहता है एट ए अपॉन 27 आर बी, ये होता है बच्चों टीसी का फॉर्मूला। और टीआई का फॉर्मूला क्या है सर? टीआई का फॉर्मूला ए अपॉन 2a अपॉन आर बी, ये है सर मेरा टीआई का फॉर्मूला, और यही है सर मेरे पास टीसी का फॉर्मूला। और जब अपन को पता है क्या सर कि लिक्विफिकेशन समानुपाती है ए के और व्युत्क्रमानुपाती है बच्चों अपने पास किसके? सर व्युत्क्रमानुपाती है प्यारे विद्यार्थियों बी के। ठीक है, तो उसी तरह से बच्चों टीसी ज्यादा
होगा। और बच्चों यदि किसी का टीआई ज्यादा है तो उसको बच्चों लिक्विफाई करना बहुत आसान है। टीसी जितना ज्यादा रहेगा गैस का लिक्विफिकेशन उतना ही ज्यादा रहेगा, और जितना ज्यादा टीआई उतना ही बच्चों गैस का लिक्विफिकेशन इजी रहता है। यदि मैं बात करूं ऑक्सीजन की, और कौन सी गैस थी यहाँ पर हाइड्रोजन थी प्यारे विद्यार्थियों। तो ऑक्सीजन गैस के लिए बच्चों टीआई और टीसी की वैल्यू ज्यादा रहती है, इसलिए उसका लिक्विफाई करना आसान है। क्योंकि हाइड्रोजन को बच्चों मुझे लिक्विफाई करने के लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम करना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए टीआई और टीसी की वैल्यू बहुत कम होती है। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों ऑक्सीजन का द्रवीकरण आसान होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। क्यों? वह लिक्विफिकेशन, यहां पर लिखिए आप लोग कॉन्सेप्ट कि लिक्विफिकेशन ऑफ O2 easier than H2 because of high value of TC and TI। क्योंकि सर TI की और TC की वैल्यू ज्यादा होने के कारण O2 के केस में तो टेम्परेचर थोड़ा कम करना पड़ेगा, लेकिन H2 को बच्चों लिक्विफाई करने के लिए बहुत कम टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। इसलिए बच्चों ऑक्सीजन का लिक्विफिकेशन आसानी के साथ होता है एज कंपेयर टू H2, क्योंकि सर उसका TC और जो है TI जो है बच्चों मेरा ज्यादा रहता है। तो जितना ज्यादा TC होगा उतना ही लिक्विफिकेशन ज्यादा होगा, और जितना टीआई ज्यादा होगा उतना ही बच्चों उसका लिक्विफिकेशन आसानी के साथ रहेगा। ये होता है प्यारे विद्यार्थियों कॉन्सेप्ट गैसों का द्रवीकरण के। कॉरेस्पॉन्डिंग ऑप्शन कौन सा सही होगा? सर ऑप्शन सही हो जाएगा गैस ऑक्सीजन का हाई क्रांतिक ताप, और कॉरेस्पॉन्डिंग बच्चों अपने पास कौन सा हो जाएगा? सर इसका जो है हाई इन्वर्जन टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन है अपने पास, इट इज ए नॉर्मेलिटी एंड बी इज मोलरिटी, देन करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी इज। यदि मेरी ए है वो है नॉर्मलता और बी है मोलरता, तब नॉर्मलता व मोलरता में सही संबंध क्या होगा? यदि मेरा एम व ई बच्चों अणुभार व तुल्यांक भार है। अब अपन को पता है कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू एक्स फैक्टर इनटू सर मोलरिटी होता है। ये मेरा रिलेशन रहता है प्यारे विद्यार्थियों नॉर्मेलिटी में और बच्चों मोलरिटी में। अब एक्स फैक्टर क्या रहता है? सर एक्स फैक्टर रहता है प्यारे विद्यार्थियों, इसको निकाला जाता है कैसे? सर इसको निकाला जाता है प्यारे विद्यार्थियों, मैं यदि बात करूं तो यहां पर अपन को पता क्या है कि इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर मास या मोलिकुलर वेट अपॉन एक्स फैक्टर। ठीक है, इस तरह से निकाला जाता है। अब मुझे एक्स फैक्टर निकालना है तो यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं? सर मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये रिलेशन रहता है प्यारे विद्यार्थियों की बच्चों, यदि मैंने अणु भार में तुल्यांकी भार का भाग दे दिया तो मेरा एक्स फैक्टर या एन फैक्टर आ जाता है। और अपन को ये फॉर्मूला वैसे अच्छे से पता है कि नॉर्मलिटी क्या रहती है? सर एक्स फैक्टर इंटू मोलरिटी रहती है। अब अपन को पता है कि एक्स फैक्टर क्या रहेगा? सर एक्स फैक्टर इक्वल टू मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसने नॉर्मलिटी क्या कहा है? नॉर्मलिटी को सर कहा इसने ए इक्वल टू ए हो गया प्यारे विद्यार्थियों, और मोलरिटी का बी का है, और मुझे एक्स फैक्टर की वैल्यू पता है। तो एक्स फैक्टर क्या रहता है? सर मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो मोलर मास क्या है यहाँ पे? सर मोलर मास है एम, और सर इक्विवेलेंट वेट है मेरे पास ई। तो ये प्यारे विद्यार्थियों बहुत आसानी के साथ अपन लोग इसको निकाल सकते हैं कि मुझे पता है कि इक्विवेलेंट वेट होता क्या है? सर मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर होता है। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पर फॉर्मूला ए बराबर बी इंटू एम इंटू ई आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा प्यारे विद्यार्थियों? सर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, मेरे पास कहीं कोई समस्या नहीं है। इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा ए ऑप्शन, एब्सोल्युटली करेक्ट है, कहीं कोई समस्या वाली बात ही नहीं बच्चों। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा अपना ए। ए क्या है सर? ए है मेरे पास नॉर्मेलिटी, ये है बच्चों मोलरिटी, और ये एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर कैसे निकालते हैं? मोलर मास अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट। बच्चों सॉल्यूशन वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन अपन से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, कि निम्नलिखित में से कौन सा राउट नियम से सकारात्मक विचलन नहीं दिखाता है? अब सबसे पहले मेरे पास राउट नियम एक्चुअल में है क्या, कि राउट नियम के अनुसार किसी भी सॉल्यूशन में या विलेन में उपस्थित टोटल वेपर प्रेशर उस प्रत्येक कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के बराबर रहता है। मतलब क्या है कि सर पी टोटल जो है मेरा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पी टोटल है ना वो पी ए के
और प्लस बच्चों पी बी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये तो उस टोटल सॉल्यूशन में टोटल वेपर प्रेशर है, और ये बच्चों प्रत्येक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर के जोड़ के बराबर बच्चों पी टोटल आता है। अब वे कंपोनेंट या वे सॉल्यूशन जो इस राउट के नियम की पालना करते हैं वो तो कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों आइडियल सॉल्यूशन, और वे विलियन जो राउट के नियम की पालना नहीं करते वो कहलाते हैं बच्चों क्या सर, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी बच्चों दो कैटेगरी होती है अपने पास, कौन कौन सी सर, एक तो पॉजिटिव डेविएशन की मतलब धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, और दूसरे रहते हैं प्यारे विद्यार्थियों मेरे पास नेगेटिव डेविएशन दर्शाने वाले। ठीक है, अब यहां पर अपन को एग्जाम्पल की बात करूं तो कौन से नेगेटिव डेविएशन होते हैं और कौन से पॉजिटिव डेविएशन रहते हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि दो कंपोनेंटों को मिलाने के बाद यदि उनका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्यारे विद्यार्थियों ज्यादा आ जाए एज कंपेयर टू जब वो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट इंडिपेंडेंट अवस्था में अवेलेबल थे, तो कहता हूं मैं धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन क्या सर, वेपर प्रेशर ज्यादा आ जाए उन दोनों कंपोनेंटों को मिलाने के बाद। और ऋणात्मक विचलन कब कहेंगे, जब उनका सर वेपर प्रेशर जो है कम हो जाए, जब उनको मैंने मिलाया तब। जब वेपर प्रेशर बढ़ जाए तो धनात्मक विचलन, जब वेपर प्रेशर कम हो जाए तो सर मेरा नेगेटिव डेविएशन दर्शाएंगे। अब वेपर प्रेशर बढ़ा क्यों है, इसलिए बढ़ा है सर क्योंकि उनके मध्य आकर्षण बल जो है ना कंपोनेंटों के मध्य वो कम हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया। मिलाने के बाद यदि उनके मध्य आकर्षण बल या इंट्रैक्शन कम हो जाए तो बच्चों पॉजिटिव डेविएशन हो गई क्योंकि उनका वेपर प्रेशर बढ़ गया। अब यदि मैंने उनको मिलाने के बाद वेपर प्रेशर कम हुआ है तो बच्चों ये ऑब्वियस बात है कि उनके मध्य आकर्षण बल बढ़ा है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट ये याद रखना कि दो कंपोनेंटों को मिलाने के बाद बनने वाले सॉल्यूशन का यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाए या उसका वेपर प्रेशर कम हो जाए तो वो है नेगेटिव डेविएशन। या वो सॉल्यूशन जिनको मिलाने के बाद उनका वेपर प्रेशर बढ़ जाए और आकर्षण बल कम हो जाए तो वो है पॉजिटिव डेविएशन। और यदि उनका आकर्षण बल बच्चों क्या कह रहा हूं मैं, आकर्षण बल प्यारे विद्यार्थियों कम हो जाए और वेपर प्रेशर बढ़ जाए तो वो तो है पॉजिटिव। और यदि इसका उल्टा हो जाए कंडीशन कौन सी सर, अब की बार आकर्षण बल बच्चों क्या हुआ है सर, बढ़ गया और वेपर प्रेशर कम हुआ है। और जब वेपर प्रेशर कम हो जाए और आकर्षण बल बढ़ जाए तो वो है प्यारे विद्यार्थियों अपना नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव को वेपर प्रेशर से कोरिलेट कर दीजिए, वेपर प्रेशर कम हुआ मतलब डिक्रीज हुआ है तो नेगेटिव डेविएशन, वेपर प्रेशर बढ़ा है मतलब पॉजिटिव डेविएशन। अब वेपर प्रेशर बढ़ा है तो क्या हो जा सर, आकर्षण बल कम हो गए। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। अब अपन को पता है कि बेंजीन और एसीटोन जो रहते हैं बच्चों वो तो इनके मध्य जो आकर्षण बल रहता है ना प्यारे विद्यार्थियों सर, वो क्या हो जाता है सर, कम हो जाता है, इसलिए पॉजिटिव डेविएशन दर्शाएंगे। सर जब मैंने बेंजीन को एथेनॉल के साथ मिलाया तो सर इनके मध्य आकर्षण बल सर बढ़ गए, तो जब आकर्षण बल कम हो गए, सॉरी, जब आकर्षण बल कम हुए तो वेपर प्रेशर बढ़ गया। अब जब वेपर प्रेशर बढ़ जाता है तो भी प्यारे विद्यार्थियों ये मेरा पॉजिटिव डेविएशन होगा। अब बेंजीन और कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्यारे विद्यार्थियों ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका भी प्यारे विद्यार्थियों मेरा आकर्षण बल कम होता है और वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, ये भी पॉजिटिव डेविएशन है। ठीक है, लेकिन यदि मैं बेंजीन और क्लोरोफॉर्म की बात करूं प्यारे विद्यार्थियों तो यहाँ पर क्या हुआ सर, यहाँ पर सर आकर्षण बल जो है मेरे वो सर इंक्रीज हो गए। क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सर मेरा इंक्रीज हो गया, तो जिससे सर वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर प्यारे विद्यार्थियों मेरे क्या हो गए सर, डिक्रीज हो गए। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाए और वेपर प्रेशर कम हो जाए तो वो बच्चों नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल माना जाता है। किसका सर, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले मेरे सॉल्यूशन बन जाता है। नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन बन गया और ये बच्चों बन जाएंगे मेरे तीनों के तीनों पॉजिटिव डेविएशन। क्या हो जाएंगे सर, पॉजिटिव डेविएशन या धनात्मक विचलन वाले सॉल्यूशन दर्शाएंगे। धनात्मक विचलन वो दर्शाते हैं जिसके मध्य आकर्षण बल कम हो जाए और वेपर प्रेशर बढ़ जाए, और ऋणात्मक विचलन वो दर्शाएंगे जिसके मध्य आकर्षण बल तो कम हो जाए और वेपर प्रेशर बढ़ जाए। तो ये किस में बनेगा सर, ये बन जाएगा मेरा बेंजीन और क्लोरोफॉर्म में। इसका प्यारे विद्यार्थियों ए ऑप्शन सही होगा, आकर्षण बल बच्चों बढ़ गए हैं इनके मध्य, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन के मध्य। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वुड हैव द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, निम्नलिखित विलयनों में से किसका प्रासरण दाब उच्चतम होगा। अब ये प्रासरण दाब के कोरेस्पोंडिंग क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन को पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक तरह की मेरी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब क्या अणुसंख्यक गुणधर्म है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सर किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, मतलब विलय के कणों की संख्या पे, या नंबर ऑफ विलय के जो कण उपस्थित है उस सॉल्यूशन उस पे डिपेंड करती है, न कि सर किसी भी पदार्थ की नेचर पे। यहाँ बच्चों नेचर ऑफ एलिमेंट पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ कणों की संख्या पे ही निर्भर करती है।
ऐसे प्रकार गुणधर्म को बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। और अपन को पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। क्या बच्चों? सर ऑस्मोटिक प्रेशर मेरे पास एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रहती है। ठीक है, ओके सर। अब अपन को पता है इसका फॉर्मूला क्या है सर, पाई इक्वल टू सी आर टी। पाई इक्वल टू सर सी आर टी जो है मेरा सर इसका फॉर्मूला रहता है। ठीक है, ओके सर। अब यदि यहां पर बात करें सी आर टी तो कंसंट्रेशन सबकी बराबर है। कंसंट्रेशन बच्चों यहां पर कांस्टेंट है, और जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो यहां से रिलेशन क्या बन रहा है कि सर पाई समानुपाती सी के, पाई समानुपाती बच्चों टेम्परेचर के। इससे तो बच्चों मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर नहीं पाऊंगा। और सर एडवांस क्वेश्चन ये होता है कि सर पाई इक्वल टू आयोटा सी आर टी रहता है। क्या रहता है सर? पाई इक्वल टू आयोटा सी आर टी। यहाँ पर आयोटा क्या है बच्चों? सर यहाँ पर आयोटा है अपने पास स्टूडेंट्स वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर। अब जितना वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा रहेगा उसके लिए बच्चों पाई उतना ही ज्यादा। इसको बढ़ाया तो ये बच्चों अपने आप इंक्रीज होगा, या फिर मैं यूं कहूं इसकी वैल्यू बढ़ी तो बच्चों पाई जो है ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। अब आयोटा कैसे निकालते हैं? आयोटा निकालते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो ये मेरे इलेक्ट्रोलाइट अवेलेबल है ना, इसका मैं क्या करूंगा सर, इसका डिसोसिएट करवाना है। और डिसोसिएट कराने के बाद जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल मेरे आयन प्राप्त होंगे उतना ही बच्चों आयोटा ज्यादा होगा। यदि मैं NaCl की बात करूं तो NaCl किस में डिसोसिएट होगा सर? ये डिसोसिएट होगा Na प्लस में और Cl माइनस में। इसके लिए बच्चों n की वैल्यू कितनी सर? n की वैल्यू 2, तो आयोटा कितना होगा सर? आयोटा हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर अल्फा की वैल्यू बच्चों में 100% मान के चल रहा हूं। फिर BaCl2, BaCl2 में बच्चों Ba2 प्लस प्लस बच्चों 2Cl माइनस, तो यहाँ पर n कितना हो गया सर? n 2 और 1 3 हो गए, तो आयोटा भी कितना सर? 3 हो जाएगा। और यूरिया और ग्लूकोज बच्चों मेरे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है सर? ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों ही सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, अन विद्युत अपघट्य है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, अविद्युत अपघट्य, इसलिए इनका डिसोसिएशन होगा ही नहीं। तो ये कितने आयन प्रोड्यूस किए इसने प्यारे विद्यार्थियों मेरा आयन प्रोड्यूस किए 2 और इसने किए 3। अब जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कहीं ना कहीं सर इसकी पाई ज्यादा आएगा, या 2 से, तो सर 3 से मल्टीप्लाई करने पर ज्यादा आएगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों इस BaCl2 का मेरा पाई सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि सर इसके लिए आयोटा की वैल्यू ज्यादा है। आयोटा की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर इसका पाई ज्यादा होगा। सबसे पहले कंसंट्रेशन से सोल्व किया, क्योंकि कंसंट्रेशन सबकी बराबर है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बचता है सर? इसकी आयोटा निकाल दीजिए। तो आयोटा निकालने के लिए सबसे पहले उसका डिसोसिएशन किया, कि डिसोसिएशन करने के बाद या विघटन करने के बाद कितने आयन उस सॉल्यूशन में उसने प्रोड्यूस किए, तो Na प्लस NaCl कितने करेगा सर? 2 करेगा। और बच्चों बेरियम क्लोराइड अपने 3 प्रोड्यूस करा है, और जितने ज्यादा आयन प्रोड्यूस होंगे उतना n ज्यादा, जितना n ज्यादा उतना आयोटा ज्यादा, और जब आयोटा ज्यादा हो गया तो ऑटोमेटिकली बच्चों पाई भी ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर सही हो जाएगा बच्चों सी। ठीक है, ओके सर। अब अगला क्वेश्चन है अपने पास प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारा विद्यार्थियों अपन से सॉलिड स्टेट के कोरेस्पॉन्डिंग इसने पूछा है कि ए सर्टेन मेटल क्रिस्टलाइजेज इन ए सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर एट ए सर्टेन टेम्परेचर, इट अरेज टू गिव ए बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर। इन दिस ट्रांजिशन द डेंसिटी ऑफ मेटल। हिंदी में यह कह रहा है कि एक विशेष धातु है जो सरल घन्य संरचना में क्रिस्टलीकृत होती है। अब मैंने क्या किया, उसी टेम्परेचर पे व्यवस्थित होकर के उसने काय केंद्रित संरचना बना देती है। इस संक्रमण में धातु का डेंसिटी या घनत्व किस तरह से चेंज होगा उसको बताना है। अब प्यारे विद्यार्थियों कॉन्सेप्ट ये है कि एक मेटल थी, उस मेटल की मेरी एक स्ट्रक्चर थी नॉर्मल टेम्परेचर पे प्यारे विद्यार्थियों, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या फिर मैं यूं कहूं कि सरल घन्य, अपन कह सकते हैं कि क्यूब में थी वो। अब मैंने क्या किया कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखा और उसी मेटल की स्ट्रक्चर मैंने चेंज कर दी और उसको बना दिया बच्चों BCC या काय केंद्रित कोष्टिका। अपन को पता है कि सॉलिड 4 प्रकार की एक कोष्टिका बनाता है। कौन कौन सी सर? SCC, FCC और बच्चों BCC, और अपन के पास है ECC। अब ये मेटल 2 अलग अलग प्रकार की एक कोष्टिका में जा रहा है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्या था? ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में था। अब वहां से इसने ट्रांजिशन करके ये चला गया बच्चों BCC में। अब जब ये सिंपल क्यूबिक से BCC में गया है तो इसका डेंसिटी क्या चेंज हुआ है वो जरा बताना। अब अपन को पता है कि डेंसिटी है क्या,
कि डेंसिटी होती है सर मेरा m/v, कि उस पर्टिकुलर आयतन में उसने कितना जो है वो मास ऑक्यूपाई कर रखा है, उसका रेशियो बच्चों मेरा क्या होता है सर, यही होता है डेंसिटी। अब मैं आपसे यूं कहूं कि एक मेटल ऐसी है जिसने उस पर्टिकुलर आयतन में ज्यादा स्पेस घेर रखा है या ज्यादा भार है, तो उसका डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा। और एक ऐसी मेटल है जिसने एक अरेंजमेंट में प्यारे विद्यार्थियों कम जो है वो अपन का कहता है कि द्रव्यमान घेर रखा है, तो उसकी डेंसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। यूं मैं कहूं कि डेंसिटी समानुपाती होती है मास के और व्युत्क्रमानुपाती होती है वॉल्यूम के। ये बच्चों इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेंसिटी निर्भर कर रही है संकुलन क्षमता पे या पैकिंग एफिशिएंसी पे निर्भर करती है। जितनी ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होगी उसकी डेंसिटी बच्चों उतनी ही ज्यादा रहेगी। पैकिंग एफिशिएंसी है क्या कि उसमें एटम की अरेंजमेंट बच्चों बहुत बहुत आपस में क्लोज है, एटम आपस में जुड़े हुए हैं, उसमें खाली स्थान कम है। इसीलिए तो अपन लोग कहते हैं स्टूडेंट्स कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी रहती है 52.4%, बीसीसी की रहती है सर 68%, और प्यारे विद्यार्थियों एफसीसी की या सीसीपी की रहती है अपने पास 74%। अप टू डाउन जाने पर पैकिंग एफिशिएंसी जो है प्यारे विद्यार्थियों मेरा इंक्रीज हो रही है, तो उसी तरह से बच्चों मेरी डेंसिटी जो है स्टूडेंट्स, वो डेंसिटी भी बच्चों मेरी क्या हो जाएगी सर, डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। और एक और कॉन्सेप्ट ये रहता है कि यदि आप लोगों से डेंसिटी का रेशियो पूछ रहा है, ये पूछ क्या रहा है कि डेंसिटी का रेशियो क्या रहेगा कि किस तरह से चेंज होगी। भाई रेशियो अगर बढ़ गया तो डेंसिटी बढ़ गई, अगर रेशियो कम हुआ तो डेंसिटी भी कम होगी। तो यदि मैं बात करूं एक ही मेटल की, एक ही बच्चों मेरे पास है मेटल और कांस्टेंट टेम्परेचर है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इस दो कंडीशनों को ध्यान में रखते हुए कांस्टेंट टेम्परेचर एक ही मेटल है बच्चों, तो उसका ये एक फॉर्मूला रहता है कि डेंसिटी एट बीसीसी और डेंसिटी एट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये रेशियो किसका रहता है, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी का, और रहेगा बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेरी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। अब मुझे इनका रेशियो पता करना है, तो डेंसिटी d2/d1 आ जाएगा मेरे पास। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है सर 68%, और इसकी है बच्चों 52.4, तो ये वैल्यू क्या रहेगी सर, ये वैल्यू लगभग 1.3 के बराबर होगी। मतलब क्या हुआ कि सर डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो जब बच्चों मैंने उसी मेटल को सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से बीसीसी में ले जाया गया, तो उसकी सर पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ गई, संकुलन क्षमता का मान बढ़ गया, एटम बहुत ज्यादा पास पास आ गए जब वो बीसीसी में आया। या फिर मैं यूं कहूं, या तो आप लोग ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें, तो इसका मतलब डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, उसकी सबसे ज्यादा होगी जिसकी सर पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा किसकी है सर, एफसीसी की है, फिर बीसीसी की है, फिर एससीसी की है। तो इसी तरह से बच्चों डेंसिटी भी सबसे ज्यादा एफसीसी की होगी, फिर बीसीसी की, और फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट लगा लो, यहाँ लगा दो बच्चों की एक ही मेटल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उनके डेंसिटी का रेशियो या घनत्व का अनुपात उनके बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी के अनुपात के बराबर रहता है। ठीक है, आगे बच्चों आपसे चाहे एफसीसी के पूछे चाहे बीसीसी को कंपेयर करवा ले, किसी को भी कंपेयर करवा ले, सिंपल आपको कॉन्सेप्ट ये रखना है कि उनके जो घनत्व है को यदि आपसे कंपेयर करवा रहा है तो उनकी पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन क्षमता का बच्चों रेशियो निकाल लेना। ये बच्चों आपके सामने मैंने वैल्यू पुटअप कर दी है, इससे बच्चों आसानी के साथ क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। और इसका बच्चों एक मेथड भी है, क्या कहते हैं, फॉर्मूले से भी उसको सॉल्व किया जाता है। उसका डिस्कशन बच्चों अपन लोग जब थ्योरी पढ़ेंगे तब लगाएंगे। एक मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं, अपना डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डी बराबर जेड इंटू मोलर मास अपॉन प्यारे विद्यार्थियों एन ए इंटू प्यारे विद्यार्थियों ए क्यूब। इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए मैं डेंसिटी को कंपेयर करूंगा। कैसे करूंगा, सबसे पहले डेंसिटी लिखूंगा सिंपल क्यूबिक की, उसके लिए जेड होता है ए, मोलर मास फिक्स है, एन ए फिक्स है, ए क्यूब अच्छो चेंज हो जाएगा। अपन को पता है ए बराबर 2r रहता है किसके लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। पहले फॉर्मूला ये यूज करूंगा। दूसरा दूसरा सर आप लोग करेंगे बीसीसी के लिए। अब बीसीसी के लिए यहाँ पर जेड कितना है सर, जेड है यहाँ पर 2, और ए क्यूब आ जाएगा बच्चों क्या सर 4r/√3। इस तरह से भी बच्चों किया जा सकता है। तो यहाँ पर डेंसिटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा सर, डेंसिटी मेरी बढ़ती है, इसका सर घनत्व बढ़ता है। ये बच्चों इसका कॉन्सेप्ट रहा। अगला क्वेश्चन, which type of defect has the presence of cation in the interstitial sites? किस तरह के दोष में अंतरकाशीय स्थान में धनायन की उपस्थिति होती है। अब अपन को पता है प्यारे विद्यार्थियों
कि सॉलिड में जो है बच्चों एटम उपस्थित रहते हैं और इन एटमों की एक विशेष प्रकार की अरेंजमेंट रहती है जिसको मैं यूनिट सेल कहता हूं। और यूनिट सेल अलग अलग टाइप की रहती है। और ये बच्चों एक किसी भी सॉलिड की मेरी आइडियल स्ट्रक्चर है। लेकिन होता क्या है कि इस आइडियल स्ट्रक्चर में प्यारे विद्यार्थियों कुछ दोष या डिफेक्ट पाए जाते हैं। अब जब ये डिफेक्ट अवेलेबल है या डिफेक्ट उपस्थित है प्यारे विद्यार्थियों, तो जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो यहाँ पर बच्चों इसके अरेंजमेंट में जो पहले आइडियल थे अब वो आइडियल नहीं रहे। वहां पर बच्चों इसकी अरेंजमेंट अलग अलग हो गई। अब ये अरेंजमेंट किस तरह से रह सकती है? सर यहाँ तो ये एक एटम जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, यहाँ एक पूरी की पूरी बच्चों एटम की मेरी जो लेयर है वो डिस्टर्बेंस हो जाए। तो ये डिस्टर्बेंस बच्चों यहाँ तो टेम्परेचर की वजह से रहते हैं, यहाँ होते हैं प्यारे विद्यार्थियों अपन कह सकते हैं मेटेलिक, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक रहते हैं। ठीक है, ओके सर। और दूसरा इसकी कैटेगरी होती है बच्चों अपने पास लाइन की, प्लेन डिफेक्ट्स की, एटम डिफेक्ट्स की। फिर होता है स्टोइशियोमेट्री, नॉन स्टोइशियोमेट्री। फिर होता है फ्रेंकल और शॉर्ट की, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। इस तरह से बहुत सारे डिफेक्ट्सों की अलग अलग कैटेगरी रहती है। उसमें एक डिफेक्ट आता है प्यारा विद्यार्थी अपने पास, फ्रेंकल डिफेक्ट। ये फ्रेंकल डिफेक्ट होता क्या है बच्चों? सबसे पहले आपको ये याद रखना कि ये मेरे पास एक नॉन सॉरी स्टोइशियोमेट्रिक ऑफिस कॉपी डिफेक्ट्स रहता है जिसमें उस पर्टिकुलर आयनिक सॉलिड की स्टोइकियोमेट्री चेंज नहीं होती है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट तो आपको ये याद में रखना है। इस फ्रेंकल डिफेक्ट में होता ये है कि स्टूडेंट्स कि इसमें यहाँ पर आपका जो केटायन उपस्थित रहता है ना प्यारे विद्यार्थियों, वो केटायन अपनी जगह छोड़ करके इंटरस्टिशियल स्थान में या अंतरकाशी जगह पर चला जाता है। सॉलिड था आयनिक सॉलिड, पूरी अरेंजमेंट थी केटायन एनायन और केटायन एनायन इस तरह से व्यवस्थित तरीके से बंधे हुए थे। हुआ क्या? हुआ सर ये कि एक केटायन जो है उसने अपनी जगह छोड़ करके अंतरकाशीय स्थानों में चला गया, इंटरस्टिशियल साइड में चला गया जो उस सॉलिड में वैकेंट थी। अब वो जगह खाली हो गई। अब जगह ही खाली हुई तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया? सर वैकेंसी होगी, जगह वैकेंट हो गई, उसका भी एग्जाम्पल है। और इंटरस्टिशियल वर्ड्स का भी एग्जाम्पल है फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट में जनरली जाता कौन है? उस जगह से सर केटायन गया। अब केटायन इंटरस्टिशियल सॉलिड पे चला गया। अब सर केटायन क्यों गया, एनायन क्यों नहीं गया? तो इसका कारण यह है कि केटायन की प्यारे विद्यार्थियों साइज कम होती है एज कंपेयर टू एनायन, इसलिए केटायन अपने जगह छोड़ करके उस इंटरस्टिशियल साइड में चला गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फ्रेंकल डिफेक्ट की यदि बात करूं तो यहाँ पर ये फ्रेंकल डिफेक्ट है। इस फ्रेंकल डिफेक्ट का बच्चों कॉन्सेप्ट क्या है? सर एक कॉन्सेप्ट ये है कि ये उन्हीं सॉलिडों में नजर आता है जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा लो होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर लोअर होना चाहिए, मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर सर 4 रहना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि सर साइज जो है ना केटायन की, साइज ऑफ केटायन मोर देन साइज ऑफ कैटायन लेस, कम हो जाएगी बच्चों साइज, लेस देन एनायन। यदि ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो वो प्यारे विद्यार्थियों फ्रेंकल डिफेक्ट में कहलाएगा। और ये कॉम्बिनेशन है किसका बच्चों? सर वैकेंसी का एंड प्यारे विद्यार्थियों इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का। इस तरह से ठीक है। और यहां पर होगा क्या सर? यहां पर डेंसिटी में मेरा चेंज नहीं आएगा, डेंसिटी नो चेंज रहेगी। डेंसिटी नो चेंज क्यों रही? इसीलिए रही सर क्योंकि यहाँ पर केटायन सिर्फ अपनी जगह छोड़ करके इंटरस्टिशियल वॉइड में गया है, बाहर नहीं गया है। इसलिए जो डेंसिटी पहले थी अभी भी वही रहेगी, चेंज नहीं होगा। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? सर इसके एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं प्यारे बच्चों तो यहाँ पर इसके बहुत फेमस फेमस एग्जाम्पल है। जैसे सर हो गया, पहले बात करूं मैं AgBr की, AgI की, AgCl की और प्यारे विद्यार्थियों ZnS की। इस तरह से बच्चों मेरा ये फ्रेंकल डिफेक्ट के एग्जांपल रहता है जिसमें अंतरकाश स्थान में बच्चों धनायन चला जाता है। मैंने आप लोगों को बच्चों इस जो है डायग्राम के द्वारा भी समझाने का प्रयास किया है। किसके द्वारा? सर डायग्राम के द्वारा। कैसे बच्चों? सर वह ये है कि यहाँ पर मेरा कोई भी एक एटम था और यहाँ से एटम प्यारे बच्चों जो ये मेरा धनायन था, ये धनायन इस अपनी जगह छोड़ करके बच्चों यहाँ पर इंटरस्टिशियल साइड में चला गया है। ये जब एक धनायन प्यारे विद्यार्थियों अपनी खुद की जगह छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइड या अंतरकाशीय स्थानों में चला जाए तो उसको बच्चों फ्रेंकल डिफेक्ट कहते हैं। जनरली जाता कौन है? सर पॉजिटिव जाता है, धनायन जाता है। इसलिए जाता है क्योंकि इसकी साइज कम होने के कारण ये आसानी से फुदक के बच्चों यहाँ पर आ जाता है और इसकी बच्चों डेंसिटी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये उन्हीं प्रकार के सॉलिडों में दर्शाया जाता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है। या फिर मैं यूं कहूं कोऑर्डिनेशन 4 नंबर वाले जितने भी मेरे आयनिक सॉलिड है वो इस तरह के बच्चों फ्रेंकल डिफेक्ट प्रदर्शित करते हैं। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों इसके लिए
तो एनायन की साइज कम रहनी चाहिए एज कंपेयर टू एनायन। ये बच्चों पूरा का पूरा फ्रेंकल डिफेक्ट है। यही तो पूछ रहा है कि विच इफेक्ट ऑफ टाइप ऑफ इफेक्ट डिफेक्ट एज प्रेजेंस ऑफ केटायन इन द इंटरस्टिशियल साइड, तो कौन सा होगा सर, फ्रेंकल डिफेक्ट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। कहीं कोई समस्या नहीं है, मैंने आपको डायग्राम के द्वारा भी बता दिया है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट्स क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट क्या है, प्रत्येक को बच्चों डिटेल में अपन लोग समझेंगे जब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के कोरेस्पॉन्डिंग। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों अपने पास ये रहा। अब बच्चों अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, जिसमें ऑर्गेनिक अपने दो यूनिट है, एक तो है जीओसी और दूसरा है प्यारे विद्यार्थियों अपने पास शानदार यूनिट कौन सी सर, आइसोमेरिज्म और हाइड्रोकार्बन और अपने कह सकते हैं कि जीओसी। जीओसी, आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी और हाइड्रोकार्बन अपने सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, ओके सर। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि द रेजोनेंस इन्वॉल्विंग सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन सहित होने वाला अनुनाद क्या कहलाता है, कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन या एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। अब अपन को पता है कि रेजोनेंस होता है क्या सर, शिफ्ट ऑफ पाई बॉन्ड या पाई बॉन्डों के सर विस्थापन को मैं अनुनाद कहता हूं। ठीक है, और ऐसा अनुनाद जिसमें सिग्मा बॉन्ड का शिफ्ट हो उसको बच्चों क्या कहते हैं सर, हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों सर, अति संयुग्मन कहा जाता है। अति संयुग्मन कैसा अनुनाद है सर, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का या प्यारे विद्यार्थियों सिग्मा बॉन्ड का शिफ्ट क्या कहलाता है सर, सिग्मा बॉन्ड का शिफ्ट बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन या अनुनाद कहलाता है। ठीक है, ओके सर। लेकिन ये बाकी वाले सारे जो कैटेगरी है प्यारे विद्यार्थियों, यदि मैं बात करूं इस कॉन्जुगेशन की, यदि प्यारे विद्यार्थियों बात की जाए कॉन्जुगेशन की, या फिर बात की जाए क्रॉस कॉन्जुगेशन की, या बात की जाए बच्चों एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की, इन सभी प्रकार के कॉन्जुगेशन में प्यारे विद्यार्थियों पाई बॉन्ड का शिफ्ट होता है। किसका होता है सर, पाई बॉन्ड का शिफ्ट रहता है या पाई बॉन्ड विस्थानीकृत रहते हैं। लेकिन इस हाइपर कॉन्जुगेशन में मेरे पास शिफ्ट होने वाला बॉन्ड कौन सा है सर, सिग्मा बॉन्ड है या सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकृत होता है। कैसे सर, एग्जाम्पल के द्वारा समझाइए। अपन को पता है कि यदि ये कुछ इस तरह की मोइटी मेरे पास यदि अवेलेबल है बच्चों, ठीक है, ओके सर, और यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों यदि मेरा पॉजिटिव चार्ज जुड़ा हुआ है तो इस पॉजिटिव चार्ज में यहाँ इस तरह से शिफ्ट हुआ, ये बच्चों इधर आएगा और ये इधर आ गया। ये शिफ्ट किसका है सर, ये शिफ्ट तो पाई बॉन्ड का है। तो पाई बॉन्ड के शिफ्ट को मैं क्या कहूंगा सर, इसको तो रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन कहते हैं। ये तो हो गया बच्चों कॉन्जुगेशन जिसमें शिफ्ट हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों मेरा पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कहीं कोई शिफ्ट नहीं हो रहा। ये बच्चों एग्जांपल है कॉन्जुगेशन का। दूसरा एग्जांपल में यदि आप लोगों से डिस्कशन करूं इस तरह से, ये बच्चों है मेरे पास, इधर यहां पर आ जाए लोन पेयर। अब लोन पेयर यहां पर भी जा सकता है और इधर भी गया। ये बच्चों इधर भी जा सकता है, ध्यान से समझना, इधर भी गया और इधर भी गया, मतलब क्रॉस है, इधर भी जा रहा है इधर भी जा, इसको कहते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन तो बच्चों अपन लोगों ने एरोमेटिसिटी में बहुत अच्छे से समझा है। मैं एक्चुअल में समझाने का प्रयास ये कर रहा हूं कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में, क्रॉस कॉन्जुगेशन में और नॉर्मल कॉन्जुगेशन में हमेशा शिफ्ट पाई बॉन्ड का होता है। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन में शिफ्ट बच्चों किसका हुआ सर, सिग्मा बॉन्ड जो है या सिग्मा इलेक्ट्रॉन मेरे विस्थानीकृत रहते हैं। कैसे सर, इसको अच्छे से समझते हैं अपन लोग। यहाँ से यहाँ पर है बच्चों ये CH3 और यहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों CH2। अब इसको मैं हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा समझाता हूँ। कैसे बच्चों, यहाँ पर समझिए, ये CH2 है और यहाँ पर इस के ऊपर प्लस का चार्ज है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन बच्चों और इधर हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास जुड़े हुए इस कार्बन को कहते हैं बच्चों अल्फा कार्बन और इस हाइड्रोजन को कहा जाता है अल्फा हाइड्रोजन। अब ये अल्फा कार्बन पे जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन जो है प्यारे बच्चों, ये हाइपर कॉन्जुगेशन में अति संयुग्मन पार्टिसिपेट करेगा। ये क्या करेगा, ये दोनों जो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अवेलेबल है इसको यहाँ पर ट्रांसफर करेगा और बनाएगा क्या सर, बनाएगा ये इस तरह से, यहाँ पर हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH2, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन और ये बच्चों H प्लस मेरा अवेलेबल रहेगा। तो इस तरह से ये वाले हाइड्रोजन भी जाएंगे, इस तरह से ये वाले भी हाइड्रोजन गए। तो मतलब क्या हुआ कि सिग्मा बॉन्ड ने यहाँ पर पार्टिसिपेट करके इसको इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करी। तो इस तरह के कॉन्जुगेशन को बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। और हाइपर कॉन्जुगेशन में प्यारे बच्चों एक और मैं आपको बात बता दूं कि ये सिग्मा बॉन्ड और किसके मध्य रहता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस सर p ऑर्बिटल के मध्य रहता है। p ऑर्बिटल किसका किसका होगा सर, p ऑर्बिटल हो जाएगा यहाँ तो कार्बोकेटाइन का, यहाँ हो जाएगा सर फ्री रेडिकल का। और सर सिग्मा बॉन्ड किसके साथ दर्शाएगा, ये दर्शाता है प्यारे बच्चों एल्कीन के साथ,
यहां दर्शा देगा बच्चों बेंजीन के साथ। किसके साथ प्यारे बच्चों? सर बेंजीन के साथ दर्शाता है। तो इस तरह से बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन होते हैं और सिंपल बच्चों इसको आप लोग समझना था। सिग्मा बॉन्ड अगर थोड़ा बहुत ही अगर आपको चीजें पता है ना तो आप इस हाइपर कॉन्जुगेशन को सही कर देते, क्योंकि बाकी वाले सारों में ही बच्चों पाई बॉन्ड है और स्पेशली इसने सिग्मा बॉन्ड का जिक्र किया था। अगला क्वेश्चन है अपने पास स्टूडेंट्स ये रहा कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स डज पेंटेन हैव, कि पेंटेन के संरचनात्मक समावयवों की संख्या कितनी होगी। अब मुझे पता है कि वे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट बराबर हो जाए लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला या बॉन्डों की कनेक्टिविटी अलग अलग हो जाए तो उसको बच्चों क्या कहते हैं? सर आइसोमर्स कहते हैं, यहाँ समावयी कहते हैं। और इस पूरी की पूरी घटना को बच्चों आइसोमेरिज्म कहा जाता है। क्या कह रहा हूं कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर हो जाए बच्चों, लेकिन स्ट्रक्चर या संरचनात्मक फॉर्मूला या संरचनात्मक जो बॉन्डिंग का सीक्वेंस है वो अलग अलग जो हो जाए, अलग अलग फॉर्मों को बच्चों आइसोमर्स कहा जाता है। अब यहां पर इसने क्वेश्चन पूछा है कि पेंटेन जो कंपाउंड है मेरा हाइड्रोकार्बन, उसके बच्चों कितने आइसोमर्स बनेंगे, ये अपन को बताना है। अब सबसे पहले मैं पेंटेन में जाने से पहले आप लोगों को किसका डिस्कशन करता हूं बच्चों? मैं डिस्कशन करता हूं मेथेन का। इस CH4 का प्यारे विद्यार्थियों अपन नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बना सकते हैं? नंबर ऑफ आइसोमर्स बना सकता हूं मैं इसका बच्चों 1 बना सकता हूं। और C2H6 का, सर C2H6 मेरे पास CH3 और प्यारे विद्यार्थियों CH3, ये दो टाइप की ही बन सकती, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बन सकती। तो इसके बच्चों बन जाएंगे मेरे पास दो आइसोमर्स। कितने बन जाएंगे सर? इसके दो बन जाएंगे। और यदि मैं बात करूं प्यारे बच्चों C2H6 के अलावा, यहां पर बात कर दूं मैं, ये तो है प्यारे पास अपने पास मेथेन, और दूसरा है स्टूडेंट्स अपने पास एथेन, और सबसे लास्ट में आ जाएगा बच्चों अपने पास प्रोपेन। प्रोपेन के बाद बच्चों अपने पास आ जाएगा बच्चों ब्यूटेन, और यहां पर आ जाएगा स्टूडेंट्स अपने पास पेंटेन। इस प्रत्येक को समझते हैं कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर फॉर्मूले का मतलब क्या है। प्रोपेन में CH3, CH2 और प्यारे विद्यार्थियों CH3, इसका भी नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बनेंगे? सर इसके भी नंबर ऑफ आइसोमर्स 1 बनेगा। इसका भी प्यारे विद्यार्थियों मेरा नंबर ऑफ आइसोमर्स बन जाएगा 1। और ब्यूटेन को यदि 3-4 कार्बन है इस तरह से, यहां पर लिखते हैं CH3, CH2, CH2 और CH3। एक तो अपने पास ये कॉम्बिनेशन बन जाए कि कार्बन एक स्ट्रेट चेन में मेरा आ जाए। अब दूसरा कॉम्बिनेशन ये बन सकता है, पहला ये हो गया, दूसरा इस तरह से बन सकता है प्यारे विद्यार्थियों कि एक कार्बन पे मेरे पास ये जुड़ जाए, दूसरा इस तरह से, और बच्चों इस तरह से जुड़ जाए। ठीक है, ये हो गया। यहां पर प्यारे विद्यार्थियों मेरे पास तीनों कार्बन जुड़ जाए तो ये एक बन गए। तो टोटल कितने हो गए सर ब्यूटेन के? टोटल सर ब्यूटेन के मेरे 2 आइसोमर्स बनने लग जाएंगे। ठीक है, अब पेंटेन की बात करते हैं। पेंटेन में क्या है सर? एक तो स्ट्रेट कार्बन के चेन, पांचों के पांचों कार्बन इस तरह से जुड़ जाए, पहला तो ये बन जाए। दूसरा कैसे बनेगा? दूसरा सर इस तरह से बन जाए प्यारे विद्यार्थियों कि यहां पर मैं क्या करता हूं सर, यहां पर आप लोग इस कार्बन की एक और बढ़ा दीजिए, और ये बच्चों मेरे पास कार्बन हो गया। ठीक है, 5 कार्बन हो गए, एक ये बन गया। तीसरा सर, तीसरा इस तरह से बना दीजिए बच्चों कि यहां पर इसी कार्बन पे मैं बाकी वाले 4 कार्बन ऐड कर दूं। तो ये बच्चों नॉर्मल पेंटेन, ये क्या बन गया सर? आइसोपेंटेन। और ये बन गया बच्चों नियोपेंटेन। तो ये अलग अलग तरह की कंडीशन बच्चों कितनी बन सकती है सर? ये बन सकती है मेरे पास 3 बन गई। तो इस पेंटेन के कोरेस्पॉन्डिंग कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाए जा सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों? सर इसके बनाए जा सकते हैं 3। ए ऑप्शन इसका एब्सोल्युटली करेक्ट है। बाकी वाले इसका बच्चों 1 बनेगा, इसका भी 1, इधर 1, और ब्यूटेन के प्यारे विद्यार्थियों 2 बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब की बार आपसे ब्यूटेन पूछ सकता है वो। इस ब्यूटेन के प्यारे विद्यार्थियों मेरे 2 बनेंगे और इस पेंटेन के बन जाएंगे बच्चों 3। अगला क्वेश्चन है अपने पास स्टूडेंट्स ये रहा, क्वेश्चन नंबर है बच्चों अपने पास नेक्स्ट। यहां पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल इज टर्शियरी इन नेचर, कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल तृतीयक प्रकृति का है। अब प्यारे विद्यार्थियों अपने पास एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि सर ये कार्बन है, यहां पर ये एल्कोहल जुड़ा हुआ है, ये कार्बन फर्दर जिस कार्बनों के द्वारा अलग अलग कैटेगरी के द्वारा जुड़ा रहेगा उसको बच्चों 1 डिग्री 2 डिग्री कहेंगे। यदि ये 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये प्यारे विद्यार्थियों मेरा 1 डिग्री होगा, और ये बच्चों कार्बन 2 कार्बनों के द्वारा जुड़ा हुआ है तो इसकी नेचर बच्चों 2 डिग्री की हो जाएगी। और यदि ये कार्बन स्टूडेंट्स फर्दर जो है वो 3 कार्बनों के द्वारा जुड़ा हुआ है
तो उसको मैं क्या कहूंगा सर, उसको कह देना आप लोग 3 डिग्री का मेरा एल्कोहल हो जाएगा। तो एल्कोहल जिसके द्वारा डायरेक्ट वो कार्बन के जुड़ा हुआ है, वो कितने फर्दर कार्बनों से जुड़ा हुआ है, उसकी प्यारे विद्यार्थियों नेचर ही क्या कहलाती है सर, इसकी एल्कोहल की नेचर कहलाएगी। तो पहले वाले में यदि मैं एल्कोहल किसके जुड़ा, इस कार्बन के द्वारा, यहां पर ही आर जुड़ा हुआ है, तो कौन सी प्रकृति होगी, क्योंकि सर एक कार्बन या एक आर के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको कहूंगा सर 1 डिग्री का एल्कोहल है। बी ऑप्शन की बात करूं तो ये कार्बन कितने कार्बनों के द्वारा जुड़ा हुआ है, एक सर इसके द्वारा, एक इधर, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 डिग्री का। और बच्चों ये जुड़ा हुआ है प्यारे विद्यार्थियों अपने पास, एक इधर आर है, एक इधर है और एक इधर है, तो ये कितनी हो गया सर, ये हो जाएगा अपने पास प्यारे विद्यार्थियों 3 डिग्री का। और यहाँ पर है बच्चों एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, डायरेक्ट बोल रहा हूं ये वाला कार्बन काउंट नहीं होगा, इस कार्बन की बच्चों वैलेंसी इसके द्वारा डायरेक्ट लिंक होना चाहिए, तो ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों अपने पास 2 डिग्री का। तो यही तो कॉन्सेप्ट है कि कार्बन जिसके थ्रू डायरेक्ट मेरा OH लिंक्ड है, उसकी फर्दर वैलेंसी कितने कार्बनों के द्वारा सेटिस्फाइड हो रही है। यदि एक कार्बन के द्वारा तो 1 डिग्री, यदि 2 कार्बन के द्वारा तो 2 डिग्री, और 3 कार्बन है तो टर्शरी हो जाएगा। ये वाला प्यारे विद्यार्थियों मेरा टर्शरी है, तृतीय कार्बन होता है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों, सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अब बच्चों अपन लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिकुलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट इन एल्काइन, कि निम्नलिखित में से कौन सा आणविक सूत्र एल्काइन को दर्शाता है। अब प्यारे विद्यार्थियों अपने पास ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना बच्चों, सर कॉन्सेप्ट ये है कि हाइड्रोकार्बन के कोरेस्पॉन्डिंग मेरे पास 3 मोइटी रहती है, एक होता है बच्चों एल्केन, एक होता है सर मेरे पास एल्कीन, और सबसे लास्ट होता है स्टूडेंट्स एल्काइन। ठीक है, और इसका यदि मैं फॉर्मूले की बात करूं, कॉमन फॉर्मूला क्या रहेगा। ठीक है, इस कॉमन फॉर्मूले को मैं यहां पर रिप्रेजेंट करने का यदि प्रयास करूं तो ये हो जाएगा CnH2n+2, यहां पर है CnH2n, और ये है बच्चों CnH2n-2, ये होता है बच्चों मेरे पास एल्केन का, ये एल्कीन का, और ये हो जाएगा बच्चों एल्काइन का। मतलब जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। अब ये पूछना चाह रहा है कि इनमें से दिए गए हाइड्रोकार्बनों में से कौन सा है जो एल्काइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो एल्काइन को रिप्रेजेंट करने का आसान सा तरीका ये है कि जितने कार्बन अवेलेबल है उनकी संख्या को जस्ट डबल हाइड्रोजन कर दीजिए और उसमें से 2 निकाल दीजिए। यही तो कॉन्सेप्ट है कि कार्बन उसको डबल किया और माइनस का बच्चों 2 कर दिया, तो कोरस्पॉन्डिंग बनने वाली मोइटी मेरी एल्काइन कहलाती है। मतलब क्या है कि यहाँ पर सर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन मेरा उपस्थित है। तो देखते हैं यहाँ पर कार्बन के जस्ट डबल है कार्बन, लेकिन इसने माइनस का 2 नहीं किया है, और जब कार्बन के जस्ट डबल हाइड्रोजन हो जाए तो ये प्यारे विद्यार्थियों अपने पास एल्कीन है। लेकिन सेकंड कॉन्सेप्ट ये है कि कार्बन को जस्ट डबल करके 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दिए, कम नहीं किए इसने, जब 2 हाइड्रोजन जोड़ दे डबल में से तो ये होगा अपने पास एल्केन। और यहाँ पर है बच्चों 2 डबल करके 2 और जोड़ दिया, ये भी एल्केन। और ये है बच्चों अपने पास 2 में से डबल करके और बच्चों 2 हाइड्रोजन कम किए, मतलब डबल हाइड्रोजन कितने हो गए सर 8 हो गए, और 8 में से 2 कम किए मतलब 6 आया है, तो ये हो जाएगा मेरे पास एल्काइन। तो कौन सा फॉर्मूला बन गया सर, CnH2n-2 बन गया। इस तरह से बच्चों ये मेरा फॉर्मूला एब्सोल्युटली करेक्ट है, कहीं कोई समस्या नहीं है, डी इज करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन है अपने पास, का द रिएजेंट यूज्ड टू कन्वर्ट एन एल्काइन टू एल्केन इज, कि एल्काइन को एल्कीन में परिवर्तन करने के लिए काम आने वाला अभिकर्मक कौन सा होगा। अब ये बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में इसने ये पूछा है कि मुझे कोरेस्पॉन्डिंग करना क्या है एक्चुअल में, कि मेरे पास ये एक एल्काइन है, इस एल्काइन को प्यारे बच्चों मुझे कन्वर्ट करना है एल्कीन में। ठीक है, और मैं किस प्रकार के इन रिएजेंटों का प्रयोग करूंगा वो अच्छे से अपन को समझना है। अब मैं आप लोगों को समझाऊं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, कि सर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से मुझे जो है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन बनाना है। मतलब करना क्या है सर, इसका सर मुझे इसमें H2 का ऐड करना है, या सर इसका रिडक्शन करना पड़ेगा, तब जाकर सर ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में होगा। अब मैं इन प्रत्येक रिएजेंटों को समझता हूं
कि एक्चुअल में ये चीज है क्या। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं इसकी ZnHg और HCl की, ये पर्टिकुलर कहां काम आता है सर, ये काम आता है मेरे पास जिंक मरकरी का अमलगम। इसका मैं सर डिटेल में मैंने 12th क्लास में पढ़ा था क्लीमेंसन अपचयन में, कि सर क्लीमेंसन रिडक्शन में मेरा जो कार्बोनाइल कंपाउंड या एल्डिहाइड रहते हैं सर, वो मेरे हाइड्रोकार्बन में चेंज रहते हैं, इसलिए इसका बच्चों कहीं कोई यूज में नहीं आता है। ये यूज काम में आता है सर क्लीमेंसन अभिक्रिया में काम में आता है, मुझे पता है क्लीमेंसन रिडक्शन में काम आता है। और सर ये कार्बोनाइल कंपाउंडों को प्यारे बच्चों, इस कार्बोनाइल कंपाउंडों को एल्केन में रिडक्शन कर देते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में या एल्केन में रिडक्शन करते हैं, इसलिए सर यहाँ पर कहीं भी एल्काइन का जिक्र नहीं है। अब बात करता हूँ PDH2 की, SnCl की और ZnCl की बात करते हैं। यदि मैं यहाँ पर एल्काइन लूं सर, CH ट्रिपल बॉन्ड है सर CH, और इसकी रिएक्शन यदि मैं करवा दूं इस PD और H2 के साथ करवा दी जाए प्यारे बच्चों, तो ये मजेदार बात है कि ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करता है इसको सर, ये कन्वर्ट कर देगा इसको CH3 और CH3 में। चाहे मैं ले लूं यहाँ पर PDH2 ले लूं या निकल ले लूं, PD ले लूं, चाहे PT ले लूं, ये डायरेक्ट बच्चों इसको एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। और मुझे यदि प्यारे बच्चों इस एल्काइन का एल्कीन में करना है तो मुझे कौन सा सबस्ट्रेट काम में लेना पड़ेगा सर, आपको यदि इस एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करना है ना, तो सर PDBaSO4 मतलब पैलेडियम BaSO4 बेरियम सल्फेट के साथ यदि मैं इस H2 की रिएक्शन करवा दूं प्यारे बच्चों, तो ये एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करता है। वो भी कौन सी एल्कीन सर, सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये लेना है। दूसरा दूसरा सर इसमें अपन लोग ये ले सकते हैं कि यदि एल्काइन है और इस एल्काइन को मुझे एल्कीन में कन्वर्ट करना है, तो यहां पर बच्चों लेना है लिथियम और लिक्विड HN3 काम में ले सकता हूं, या फिर मैं इसको कहता हूं बरच रिडक्शन। कौन सी है सर, ये बरच रिडक्शन है, और यहां पर अब की बार एल्किन बच्चों ट्रांस बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ट्रांस बन जाएगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि इस जिंक मरकरी अमलगम का प्रयोग मैं क्लीमेंसन अभिक्रिया में एल्डिहाइड या कीटोन का हाइड्रोकार्बन में चेंज करने में लेता हूं, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो गया। अब दूसरा बच्चों, मेरे पास एल्काइन को यदि एल्कीन में कन्वर्ट करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो सिस एल्कीन का रिडक्शन हो जाए और दूसरा ट्रांस एल्कीन में हो जाए। यदि मुझे एल्काइन का सिस एल्कीन में करना है तो बच्चों PDBaSO4 और H2 का प्रयोग में ले लूंगा। इसको कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों लिंड-लार अभिकर्मक। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसमें सर CaCO3 भी काम में आ जाता है अपना कहीं ना कहीं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है कि यदि मुझे ट्रांस में कन्वर्ट करना है तो बच्चों मुझे लेना पड़ेगा ब्रच रिडक्शन की रिएक्शन। तो यहां पर प्यारे विद्यार्थियों ये वाला क्वेश्चन जो था बच्चों, वो अपना क्या रहता सर, डिलीट हुआ था। क्या हुआ था सर, डिलीट हुआ था। डिलीट क्यों हुआ था, क्योंकि यहां पर इसने PDH2 का प्रयोग किया था जो डायरेक्ट इसको एल्केन में कन्वर्ट करता है, न कि एल्कीन में। और यदि ये PDBaSO4 के साथ प्यारे बच्चों ये वाला रिएजेंट दे देता तो वो एल्कीन में कन्वर्ट करता था। इसीलिए ये बच्चों अपना क्वेश्चन डिलीट है, और आप लोग समझ लेना उसकी जगह क्या होगा सर, PDBaSO4 H2 का प्रयोग करना था। ठीक है, तब जाकर के एल्काइन एल्कीन में मेरा कन्वर्ट होता। अगला क्वेश्चन, क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन इज एन एग्जांपल ऑफ, कि एल्केन का क्लोरीनीकरण किसका उदाहरण है। तो बच्चों रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी, या एलिमिनेशन होगी, या फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी, या एडिशन रिएक्शन होगी। क्या ये पुनर्विन्यास अभिक्रिया है, या फिर उन्मूलन है, मुक्त मूलक है, या योगात्मक अभिक्रिया है। अब अपन को पता है कि ये है मेरे पास प्यारे विद्यार्थियों एक एल्केन। इस एल्केन में मुझे Cl2 का एडिशन करना है, किसके साथ सर, HNu, या सर सनलाइट की उपस्थिति में। और होता यह है कि सर यहाँ पर CH3 हो जाएगा, क्लोरीनेशन हो जाएगा, मतलब क्या, क्लोरीन का ऐड हो जाएगा और सर प्लस का HCl निकल जाएगा। तो ये अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है बच्चों, सर ये अभिक्रिया संपन्न होती है सिंपल फ्री रेडिकल रिएक्शन रहती है। यहाँ पर सबसे पहले बच्चों फ्री रेडिकल बनते हैं और फिर ये रिएक्शन मेरी संपन्न होती है जब मैं इसका क्लोरीनेशन करवा रहा हूँ। कैसे होता है सर, सबसे पहले बच्चों यहाँ पर Cl2 होगा, HNO की उपस्थिति में 2Cl मेरे प्रोडक्ट बन जाएंगे। फिर ये रिएक्शन करेंगे किसके साथ सर, CH3। इस CH3 के साथ Cl जो है रिएक्शन करेगा, और सर इस तरह से मेरा यहाँ पर ये बच्चों Cl हो जाएगा, और सर यहाँ पर ये बच्चों मेरा जो है H फ्री रेडिकल यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। अब ये H रेडिकल फिर रिएक्शन करे, इस तरह से रिएक्शन चलती जाएगी, और लास्ट में बच्चों पहले इनिशिएशन स्टेप आया, फिर प्रोपोगेशन स्टेप होगा, और सबसे लास्ट बच्चों टर्मिनेशन स्टेप रहेगा।
इस टर्मिनेशन स्टेप में जो बच्चों रेडिकल बने वो आपस में जुड़ जाते हैं। कैसे सर? यहाँ पर प्यारे बच्चों एक तो जुड़ जाएगा Cl फ्री रेडिकल, दूसरा Cl फ्री रेडिकल जुड़ करके Cl2 का निर्माण कर लेंगे। अब की बार ये Cl फ्री रेडिकल जो है इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन भी बच्चों यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा इस रिएक्शन के दौरान, ठीक है। ये बच्चों क्या हो जाए सर? यहाँ पर CH2 फ्री रेडिकल और सर फ्री रेडिकल ये दोनों आपस में जुड़ करके ये बना ले CH2CH2Cl, ठीक है। एक इस तरह कॉम्बिनेशन हो जाए और दूसरा सर ये भी तो हो सकता है कि CH3 और CH2 प्यारे बच्चों आपस में जुड़ जाए, जिस तरह से Cl रेडिकल जुड़े थे ये बच्चों यहाँ पर ये मोइटी का भी फॉर्मेशन कर देते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन है सर? ये फ्री रेडिकल रिएक्शन बच्चों मेरी संपन्न हो गई, मुक्त मूलक अभिक्रिया का एग्जाम्पल माने जाते हैं। इसका सी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है, कहीं कोई समस्या नहीं। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल है कि किसमें बच्चों मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा, किसमें ज्यामितीय समवेता संभव नहीं है। अब ज्यामितीय समवेता बच्चों कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन उनमें दर्शाई जाती है स्टूडेंट्स, जिसमें यहाँ पर जुड़ा हुआ ग्रुप और ये बच्चों ग्रुप अलग अलग रहने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके सर, कि मेरा जी और बच्चों जी जो है बराबर नहीं होने चाहिए, हमेशा जी डैश के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप यदि मेरा अलग अलग है तो ये बच्चों मेरा जीआई दर्शा देंगे, और ये बच्चों ग्रुप आपस में भी अलग अलग रहने चाहिए, इधर भी अलग अलग होना चाहिए और आपस में ये वाला ग्रुप भी बच्चों अलग अलग रहने चाहिए, ठीक है। तभी वो जीआई प्रदर्शित करेगा। यदि यहाँ पर और ये वाले ग्रुप बराबर हो गए तो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब इसको समझते हैं कैसे। सबसे पहले मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पर बच्चों ये ग्रुप अलग है, Cl है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, मतलब क्या है कि सर G1 जो है वो G2 के बच्चों बराबर नहीं है। यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी बच्चों H है, यहाँ पर भी G1 और G2 के बराबर नहीं, इसलिए ये Gi प्रदर्शित कर देगा। यहाँ पर H, यहाँ पर भी Cl, दोनों अलग अलग ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3, मतलब क्या हुआ सर G1 मेरा G2 के बराबर हो गया, इसीलिए प्यारे बच्चों ये कभी भी Gi प्रदर्शित नहीं कर सकता, क्योंकि सर ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप बराबर हो गया। लेकिन अपन ने क्या कहा था कि इस कार्बन पे जुड़े हुए दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, यहाँ पर अलग अलग होना जरूरी था, इसीलिए जीआई प्रदर्शित नहीं करेगा। बाकी वाले ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर H है, यहाँ पर मिथाइल अलग अलग, यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर H। अब बच्चों ये दोनों ग्रुप यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ग्रुप आपस में अलग अलग होने चाहिए। इस वाले कार्बन पे लगे दोनों ग्रुप और इस कार्बन पे दोनों लगे ग्रुप समान हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी बच्चों यहाँ पर अलग अलग रहने चाहिए। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी मिथाइल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी मिथाइल है, यहाँ पर Cl है, ये भी दर्शा देगा, ये भी दर्शा देगा, लेकिन ये नहीं दर्शा पाएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों ही मिथाइल है और अपन ने ये कहा था कि ये दोनों जी मेरे अलग अलग होने चाहिए थे। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज, इसका ऑप्शन कौन सा सही था? इसका ऑप्शन बच्चों डी सही है, मतलब अपन को पूछा है कौन सा संभव नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की कौन सा जो है निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको बायोलॉजी में से भी समझ सकते हैं और केमिस्ट्री में भी आप इसको समझ सकते हैं। जनरल क्वेश्चन है जो बच्चों डेली लाइफ में अपने काम में आता है, तो मैंने सोचा केमिस्ट्री का है इसलिए डिस्कशन इसको कर लेता हूं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल गैस होती है प्यारे विद्यार्थियों CO2, एक नंबर पे CO2 है, दूसरे नंबर पे प्यारे विद्यार्थियों CH4 है, उसके बाद बच्चों क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फिर है प्यारे विद्यार्थियों अपने पास N2O और सबसे लास्ट में आती है H2O गैस। सबसे ज्यादा मेन आपसे पूछ ले तो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद है प्यारे विद्यार्थियों अपने पास CH4 मीथेन और फिर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये वाला बच्चों आप लोग ऑर्डर भी याद रख लेना कि सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल यदि कोई गैस है तो वो है बच्चों अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड। और आपसे पूछ रहे कौन सी ग्रीन हाउस गैस इनमें से है, तो वो है बच्चों ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, लेकिन मुख्य रूप से कौन सी रेस्पॉन्सिबल है तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन भी बच्चों ग्रीन हाउस गैस है, ये भी प्यारे विद्यार्थियों ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन इसका योगदान बच्चों कम रहेगा, लेकिन मेन है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। और सीओ गैस जो है प्यारे विद्यार्थियों कभी भी बच्चों मेरे पास ग्रीन हाउस गैस की भांति व्यवहार नहीं करती, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि नेम द केमिकल यूज्ड टू मेक टूथपेस्ट व्हाइट।
कि दंत मंजन को सफेद बनाने वाला रसायन का नाम बताइए। अब जो अपन लोग डेली लाइफ में बच्चों टूथपेस्ट का प्रयोग अपने टीथ को क्लीन करने के लिए करते हैं, तो उस टूथपेस्ट में कौन सा केमिकल मेरा अवेलेबल रहता है? तो सर उसमें मेरा जो केमिकल अवेलेबल रहता है वो रहता है बच्चों TiO2। तो TiO2 जो है उस केमिकल में अवेलेबल रहेगा और उसमें प्यारे विद्यार्थियों टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 4 रहती है। इसी वजह से प्यारे विद्यार्थियों ये मेरा जो टूथपेस्ट है ना प्यारे विद्यार्थियों, सर ये आपका टूथपेस्ट हमेशा बच्चों व्हाइट रहता है। इस टाइटेनियम प्लस 4 की एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है व्हाइट बनाने की कंपाउंड को। यदि किसी केमिकल को व्हाइट बनाना है तो उसमें बच्चों TiO2 डाल दीजिए, वो कंपाउंड मेरा व्हाइट की तरह व्यवहार करेगा, बिल्कुल सफेद हो जाएगा। तो ये बच्चों केमिकल इसमें अवेलेबल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपने पास कि डेड ऑर्गन आर जनरली प्रिजर्व्ड इन फॉर्मेलिन इज, कि मृत अंगों का संरक्षण करना है तो उसमें फॉर्मेलिन प्रयोग में लिया जाता है। तो इस फॉर्मेलिन का बच्चों केमिकल कंपोजिशन किस तरह से रहता है उसको समझते हैं। अब जैसे ही कोई भी डेड बॉडी है और उस डेड बॉडी को प्यारे बच्चों अपन लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए रखा और कोई साइंटिस्ट उस पे एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, तो उसमें कौन सा केमिकल मिलाया जाए कि वो लंबे समय तक उसके ऑर्गन डेड नहीं रहे, मतलब उसमें ऑर्गनों बच्चों डिकम्पोजिशन नहीं आए, तो उसमें बच्चों केमिकल मिलाया जाता है फॉर्मेलिन। अब ये फॉर्मेलिन तो मिला लिया, लेकिन इस फॉर्मेलिन में बच्चों एक्चुअल में केमिकल कंपोजिशन क्या है, मतलब इसमें कौन कौन से कंपाउंड मेरे अवेलेबल रहते हैं कि ये मिलकर के फॉर्मेलिन का निर्माण करते हैं प्यारे बच्चों। तो फॉर्मेलिन होता है अपने पास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड CHO का। यहाँ प्यारे विद्यार्थियों ये फॉर्मेल्डिहाइड का बच्चों मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन रहता है। सिंपल याद रखना है कि फॉर्मेलिन क्या है सर, एक्वस सॉल्यूशन है फॉर्मेल्डिहाइड का HCHO का, एक जलीय विलयन होता है। तो जलीय फॉर्मेल्डिहाइड को ही फॉर्मेलिन कहा जाता है और उसका उपयोग बच्चों इस बॉडी को प्रिजर्व करने में काम में आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके सर, तो बच्चों ये अपन लोगों ने पूरे के पूरे अपने जो क्वेश्चन थे लैब असिस्टेंट में उनका डिटेल में एनालिसिस कर लिया है। जो बच्चों 2022 में 28 जून को अपना फर्स्ट शिफ्ट के दौरान केमिस्ट्री का जो पेपर हुआ था, सॉरी साइंस का पेपर हुआ था, उसमें अपन लोगों ने केमिस्ट्री के अपने 33 क्वेश्चनों का डिटेल में एनालिसिस किया है। वीडियो बच्चों ज्यादा हो गया है, इसलिए प्यारे विद्यार्थियों ये आपको 2 पार्टों में मिला है। पार्ट 1 में आधे क्वेश्चन करेंगे और आधे क्वेश्चन अपन लोग पार्ट 2 में डिस्कशन किया था, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों वीडियो पसंद आए होंगे। यदि बच्चों ये वीडियो पसंद आए तो आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, उस चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैंने बिल्कुल डिटेल में एक-एक क्वेश्चनों को अच्छे से आप लोगों से एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों आज इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, उसका भी बच्चों इसी तरह से अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे। तो थैंक यू बच्चों सो मच वीडियो देखने के लिए।